अपनी लाइफ का कोई भी हिस्सा उठाकर देख लो। टाटा जो ब्रांड है वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के बीच में एग्जिस्ट करता ही है। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो टाटा मोटर्स की गाड़ियां एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप फ्लाइट से कहीं जा रहे हैं तो विस्तारा एयरलाइंस और जो एयर इंडिया है ये एग्जिस्ट करती हैं टाटा की। अगर आप होटल में स्टे करते हैं तो जो ताजमहल होटल है वो भी टाटा कंपनी का है। जो आप कपड़े पहनते हैं उसका जो फैशन ब्रांड है, टाटा का जो फैशन ब्रांड है वो वेस्ट साइड्स है। जो हम ज्वेलरीज पहनते हैं, जो तनिष्क है जो कंपनी है ये भी टाटा की है। टाटा टी, टाटा सॉल्ट, ये सब का सब जो है, जो भी हम आम तौर पे अपनी लाइफ में यूज करते हैं, ये सारी चीजें जो हैं वो टाटा की है। इन सब के अलावा टाटा पावर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, 100 से ज्यादा कंपनीज है टाटा ग्रुप की। तो जो टाटा है वो इंडिया की सबसे ज्यादा सक्सेसफुल और सबसे ज्यादा फेमस कंपनीज में से एक है। लेकिन जानने वाली बात तो ये है कि ये जो टाटा है इसे 200 साल से ज्यादा का समय लगा इधर तक आने में। आज की वीडियो में हम जानेंगे सबसे पुरानी बिजनेस फैमिली की कहानी। साल 1822 में गुजरात के एक पारसी प्रीस्ट के घर में जन्म होता है एक लड़के का, जिनका नाम रखा जाता है नसरवानजी टाटा। ये बचपन से ही कुछ बड़ा हासिल करना चाहते थे अपनी लाइफ में। 20 साल की उम्र में ये अपने गांव, अपने घर को छोड़कर मुंबई आ जाते हैं और कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने का सोचते हैं। आज के टाइम में भी जो लोग हैं वो गांव से शिफ्ट करके बड़ी बड़े शहरों की तरफ मूव करते हैं ग्रोथ की तलाश में। लेकिन इनकी बात अलग थी। ये मैरिड थे, इनकी एक वाइफ थी और इनका एक बच्चा भी था। और ये अपनी पूरी फैमिली के साथ मुंबई में शिफ्ट होते हैं बिजनेस करने के लिए। उस जमाने में चाइल्ड मैरिज बहुत ही ज्यादा आम बात थी, तो नसरवानजी टाटा की भी शादी जो थी वो जल्दी हो गई थी। इस वजह से 17-18 साल में इनका एक बेटा भी हो गया था। इस वजह से ये अपनी पूरी फैमिली को लेकर साथ में मुंबई शिफ्ट होते हैं। इधर जब ये आते हैं तो ये कॉटन एक्सपोर्ट में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। इन्हें कॉटन का एक्सपोर्ट काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो बहुत ही जल्दी ये अपने कॉटन एक्सपोर्ट का बिजनेस जो है वो शुरू करते हैं मुंबई में। उस टाइम पे बिजनेस से जो भी पैसा इनको मिलता था, जो भी पैसा प्रॉफिट से आता था, उस सारे पैसे को इन्होंने इन्वेस्ट किया अपने बेटे जमशेदजी टाटा के पढ़ाई पे, एजुकेशन पे। उन्होंने उससे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उस टाइम पे बेस्ट एजुकेशन का मतलब होता था इंग्लिश एजुकेशन। तो अब नसरवानजी टाटा जी का जो बिजनेस था वो काफी ज्यादा अच्छा चल रहा था, काफी फ्लरिश कर रहा था। और साथ ही जमशेदजी टाटा जी जो थे वो भी काफी बड़े हो गए थे, 18-19 साल के हो चुके थे। तो अब नसरवानजी टाटा जो थे, जो उनके पापा थे, वो चाहते थे कि जमशेदजी जो है वो बाहर जाके इनके बिजनेस को एक्सपैंड करे। तो जमशेदजी टाटा के पिताजी चाहते थे कि ये हांगकांग जाए और इनके बिजनेस को एक्सपैंड करें। इस टाइम पे आज के जमाने में काफी ज्यादा आम बात है कि एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन अपने बेटे को बाहर भेज रहा है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए। लेकिन ये जो बात हो रही है ये 1859 के टाइम की बात हो रही है। उस टाइम पे किसी और देश में जाना अपने आप में ही बहुत ज्यादा स्ट्रगल की बात थी, क्योंकि जहाज से मीलों सफर तय करना पड़ता था दूसरी कंट्री में जाने के लिए। जमशेदजी टाटा जी जो थे वो भी अकेले नहीं जाते हैं, वो भी अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ जाते हैं। ये बहुत ही ज्यादा टफ डिसीजन था उस टाइम पे कि पूरी फैमिली के साथ एक दूसरी कंट्री में जाकर सेटल होना। लेकिन यहाँ पे जमशेदजी टाटा जी जो थे वो उनके बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए पूरा जी जान से मेहनत करते हैं एंड वो काफी अच्छे से सक्सेसफुल भी हो जाते हैं अपने गोल में। 65 इयर्स की अपनी लाइफ में जमशेदजी टाटा ने 3 अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में बिजनेस को एक्सपैंड किया। इंडिया में काफी सारे कॉटन की मिल्स इन्होंने ओपन करी एंड उसके मालिक बने। इन सब के अलावा इन्होंने इंडिया की पहली स्टील फैक्ट्री की कंस्ट्रक्शन को शुरू करवाया एंड इसके अलावा इन्होंने पहला इंडिया का 5 स्टार होटल भी स्टैब्लिश किया। और ये पहला होटल था जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आती थी, जहाँ पे बिजली आती थी, और ये होटल था ताज होटल, जो आज तक इंडिया के होटल्स की लिस्ट में सबसे ज्यादा प्रेस्टिजियस और सबसे ज्यादा लग्जरी माना जाता है। साल 1904 में जब जमशेदजी टाटा का देहांत हुआ तो ये अपने पीछे बहुत बड़ी लीगेसी को छोड़कर गए थे। साल 1874 में जमशेदजी टाटा ने एक कॉटन मिल की फैक्ट्री को ओपन किया था नागपुर में।
और ये इनका पहला एक्सपीरियंस था कॉटन के एक्सपोर्ट से हटकर कॉटन के प्रोडक्शन में आने का। तो जब भी हम कोई न्यू चीज शुरू करते हैं तो उसमें हजार तरीके की प्रॉब्लम्स आती है एंड इन्होंने भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस किया। इन्होंने देखा कि इनके जो फैक्ट्री के वर्कर्स हैं वो काफी ज्यादा आलसी हैं, वो कभी भी काम नहीं करना चाहते हैं। जी टाटा ने इन सारे वर्कर्स के लिए जर्नल प्रोविडेंट फंड बनाया ताकि इनके रिटायरमेंट के बाद भी इनको पैसा मिले। इसके अलावा इन्होंने इनके लिए इंश्योरेंस स्कीम भी निकाली कि अगर काम करते हुए वर्कर्स को चोट लग जाती है तो उसका पूरा जो खर्चा होगा इलाज का वो पूरा का पूरा कंपनी देगी। जमाने में काफी आम बात है, काफी नॉर्मल बात है, लेकिन ये याद रखो कि ये किस जमाने की बात हो रही है। उस टाइम पे 1800s के टाइम पे वर्किंग कंडीशन जो थी वो काफी ज्यादा टेरेबल थी और ऐसे में जमशेदजी टाटा का वर्कर्स का ध्यान रखना बहुत बड़ी बात थी। साल 1861 में अमेरिका में सिविल वॉर की सिचुएशन अराइज हो जाती है एंड ये काफी ज्यादा अच्छी न्यूज थी जमशेदजी टाटा के लिए और उनके बिजनेस के लिए। इंग्लैंड जो था वो अमेरिका से कॉटन को इंपोर्ट करता था। अब क्योंकि सिविल वॉर जो है वो शुरू हो जाती है तो अमेरिका का जो कॉटन एक्सपोर्ट होता है बाकी कंट्रीज में, इंग्लैंड में भी, वो एकदम बंद हो जाता है। तो जमशेदजी टाटा इस सिचुएशन का पूरा फायदा उठाते हैं और अपने कॉटन का जो प्राइस है वो डबल करके इंग्लैंड को एक्सपोर्ट करते हैं। 4 साल तक जब तक सिविल वॉर चली जमशेदजी टाटा और उनकी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ, लेकिन 4 साल बाद जैसे ही अमेरिकन सिविल वॉर जो है वो बंद हो गई, खत्म हो गई, तो जो कॉटन एक्सपोर्ट हो रहा था अमेरिका से इंग्लैंड में, ये एक्सपोर्ट जो होता है ये रिज्यूम हो जाता है एंड इसकी वजह से जमशेदजी टाटा और उनकी कंपनी को काफी ज्यादा भारी नुकसान होता है। उनकी कंपनी जो थी वो लॉसेस में जाने लगी, लॉसेस फेस करने लगी। इन्वेस्टर्स जो थे कंपनी में जिन्होंने भी इन्वेस्ट किया था वो अपना पैसा वापस मांगने लगे। जमशेदजी टाटा ने अपने इन्वेस्टर्स से टाइम मांगा, लेकिन इन्वेस्टर्स ने कहा कि उनको 20 पाउंड की मंथली सैलरी पर अपने ही कंपनी में काम करना पड़ेगा। ये उस टाइम पे जमशेदजी टाटा के लिए काफी ज्यादा शर्म की बात थी कि वो अपने ही कंपनी में एज अ सैलरीड एम्प्लॉय की तरह काम करेंगे, लेकिन स्टिल वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड थे। जमशेदजी टाटा के काफी ज्यादा बड़े बड़े सपने थे जो कि काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी थे अपने आइडियाज में, जैसे कि इंडिया में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट खोलना, इंडिया में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सेंटर स्टैब्लिश करना, सबसे बड़ा 5 स्टार होटल स्टैब्लिश करना, स्टील प्लांट को स्टैब्लिश करना। ये जमशेदजी टाटा जी के बड़े बड़े सपने थे जो कि काफी ज्यादा रेवोल्यूशनरी सपने थे, लेकिन ये अपने लाइफ टाइम में सिर्फ होटल ही स्टैब्लिश कर पाए, बाकी जो चीजें थी उन पे काम शुरू हो गया था। बाद में इनके बेटे दोराबजी टाटा ने इंश्योर किया कि उनके जो बाकी सपने थे वो पूरे हो पाए। साल 1910 में टाटा का जो स्टील प्रोडक्शन की फैक्ट्री थी, जो स्टील प्लांट था वो शुरू हो गया था और उसमें स्टील प्रोडक्शन भी शुरू हो गई थी। और यही टाइम था जब वर्ल्ड वॉर 1 जो था वो भी शुरू हो गया था। वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने के लिए ब्रिटेन को स्टील की जरूरत थी एंड यहाँ पे टाटा स्टील जो थी ये मेन सप्लायर बनती है ब्रिटिशर्स को स्टील प्रोवाइड करवाने वाली। ये ब्रिटिशर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का स्टील जो है वो प्रोवाइड करवाते हैं। दोराबजी टाटा ने कंपनी को संभाला 1938 तक। उसके बाद उनके एक दूर के कजन JRD टाटा ने कंपनी को टेक ओवर किया। JRD टाटा जी जो थे वो फ्रांस में पले बड़े थे और वो वहाँ पे पायलट भी थे एंड इस वजह से इंडिया में एयरलाइंस दैट इज टाटा एयरलाइंस को ओपन करते हैं, शुरू करते हैं, जिसको बाद में रीनेम कर दिया जाता है एज एयर इंडिया। को आजादी मिलती है 1947 में एंड उस टाइम पे सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स जो थे वो मेजॉरिटी ऑफ हमारे जो लीडर्स थे वो सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स को फॉलो करते थे और इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी जो होते हैं वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस को और बड़े बड़े बिजनेस को नेशनलाइज करना शुरू करते हैं। यहीं पे टाटा जी का जो टाटा एयरलाइंस था जवाहरलाल नेहरू जी उसे भी नेशनलाइज करते हैं। इस वजह से JRD टाटा को काफी ज्यादा दुख होता है जब उनकी टाटा एयरलाइंस को नेशनलाइज किया जाता है। JRD टाटा का ये मानना था कि जो बिजनेसेस होते हैं उनका जो काम होता है वो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता, बल्कि नेशन बिल्डिंग में अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन शो करना ये भी होता है। जवाहरलाल नेहरू जी ने JRD टाटा जी को रिक्वेस्ट किया कि मतलब नेशनलाइज करने के बाद एयर इंडिया को आप लीड करो और JRD टाटा इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हैं बहुत खुशी खुशी। इन सब के अलावा JRD टाटा ने और बिजनेस को और भी काफी ज्यादा सेक्टर्स में एक्सपैंड करने का कोशिश किया और इस चीज में वो सक्सेसफुल भी हुए।
1945 में टाटा मोटर्स की शुरुआत होती है। 1968 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज दैट इज टीसीएस की शुरुआत होती है। आज के डेट में टीसीएस जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है पूरे इंडिया का, रेलवेज के बाद। जेआरडी टाटा जी जो है ये 52 इयर्स के लिए कंपनी के चेयरमैन रहते हैं और इस टाइम में टाटा कंपनी के अंडर 95 कंपनीज स्टैब्लिश हो चुकी थी। काफी सारी ऐसी भी कंपनीज थी जो टाटा की सक्सेसफुल नहीं हो पाई। उनमें से ही एक थी इनकी इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस जिसका नाम था नेल्को, जो कि रेडियो को मैन्युफैक्चर करती थी। 1971 में नेल्को का जो मार्केट शेयर था वो 20% से गिर के 2% पे आ गया था। अगर स्पेसिफिकली नेल्को की बात करें तो जमशेद जी टाटा जी के ग्रैंडसन को बुलाया जाता है नेल्को की सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए, और ये ग्रैंडसन और कोई नहीं बल्कि थे रतन टाटा जी। इनको नेल्को की असाइनमेंट दी जाती है। रतन टाटा जी ने ये बात बोली कि यहाँ पे अगर नेल्को को रिवाइव करवाना है तो रेडियो मैन्युफैक्चरिंग से मूव कर किसी और चीजों में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जैसे कि सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में, और 3 साल के अंडर जो नेल्को होती है वो रिवाइव कर जाती है। इसका जो मार्केट शेयर होता है वो वापस से 20% तक आ जाता है और 1975 में नेल्को रिवाइव हो जाती है और इसका जो मार्केट शेयर होता है वो वापस से 20% तक आ जाता है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होती है कि 1975 में इंदिरा गांधी जी जो होती हैं वो इमरजेंसी इम्पोज करती है और नेल्को को बहुत बड़ा झटका लगता है इस वजह से, एंड ये सरवाइव नहीं कर पाती है क्योंकि इमरजेंसी लग जाने के बाद से जो नेल्को थी वो बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाती है और इसे शट डाउन करना पड़ता है। लेकिन रतन जी टाटा जी की जो कैपेबिलिटीज थी ये सबको पता लग चुकी थी और 1991 में इनको जेआरडी टाटा का सक्सेसर जो है एज अ चेयरमैन इनको चूज किया जाता है कंपनी को लीड करने के लिए। 1991 में इंडिया में लिबरलाइजेशन की जाती है पूरी इकोनॉमी की, एंड इस वजह से यहाँ पे टाटा जो है बहुत सारी फॉरेन कंपनीज को भी एक्वायर कर लेती है, जैसे कि इंग्लैंड की थी टेटले टी। इंग्लैंड की ये जो कंपनी थी टेटले टी, इसको जो टाटा होती है वो $12 मिलियन में खरीद लेती है। यूरोप की जो स्टील जायंट होती है कोरस, उसको भी जो टाटा ग्रुप होता है ये खरीद लेता है। जैगुआर लैंड रोवर कंपनी, ये यूके की एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी जो कि काफी ज्यादा लग्जरी ब्रांड था। जब इसको सेल आउट करा जा रहा था तो यहाँ के वर्कर्स खुद चाहते थे कि टाटा जो है इनको खरीदे। काफी ज्यादा लग्जरी ब्रांड था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि टाटा ने जो अपने ग्रास रूट कस्टमर्स थे उनको निग्लेक्ट कर दिया हो। कहा जाता है कि रतन टाटा जी ने नवंबर 2003 में एक पूरी फैमिली को देखा जो 2 बच्चे थे एंड हस्बैंड वाइफ थे, जो स्कूटर पे ट्रैवल कर रहे थे। काफी ज्यादा बारिश हो रही थी और समहाउ वो एकदम मैनेज कर रहे थे। बस 4 लोग जो थे वो स्कूटर पे फंस कर बैठे हुए थे, एंड तब रतन टाटा जी को रियलाइज होता है कि क्यों ना एक ऐसी गाड़ी को डिजाइन किया जाए जो कि काफी ज्यादा चीप हो, जो मिडिल क्लास, लोअर जो मिडिल क्लास है वो भी अफोर्ड कर पाए उस गाड़ी को। तो इस वजह से 5 साल बाद रतन टाटा जी जो है वो नैनो को लॉन्च करते हैं, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा चीपेस्ट गाड़ी में से एक थी। ये सिर्फ 1 लाख रुपए की गाड़ी थी, लेकिन इसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी काफी ज्यादा बुरे तरीके से की गई। लोगों के मन में इसको लेकर परसेप्शन काफी ज्यादा खराब बैठ गई कि कितनी ज्यादा सस्ती गाड़ी है। ये सारी चीजें हुई। तो ये थी पूरी स्टोरी टाटा ग्रुप की। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए सी यू इन दी नेक्स्ट वीडियो।